पुष्पा नाम सुन के फ्लावर समझे क्या? फायर है मैं। दोस्तों आज हम बात करेंगे पुष्पा मूवी में दिखाए गए लाल चंदन की लकड़ी और उसके तस्करी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं बल्कि ये मूवी एक रियल डाकू के स्टोरी पे आधारित है जिसने 40 सालों तक तमिलनाडु और कर्नाटक के जंगलों में राज किया। तो आइए आपको बताते हैं इसके पीछे की पूरी कहानी क्या है और साथ ही बात करेंगे कि आखिर पुष्पा मूवी कैसे बनी। दोस्तों अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा में जो रोल अल्लू अर्जुन ने पुष्पा के रूप में किया है वह असल में तमिलनाडु और कर्नाटक के जंगलों में राज करने वाले एक कुख्यात डाकू पर आधारित है जिसका नाम वीरप्पन था। जी हाँ दोस्तों, 18 अक्टूबर 2006 का वो दिन जब देश के सभी मीडिया चैनल्स पर सिर्फ एक ही खबर दिखाई जा रही थी कि दक्षिण भारत का कुख्यात डाकू वीरप्पन एनकाउंटर में मारा गया। यह ऐसा डाकू था जिसे पकड़ना नामुमकिन लग रहा था क्योंकि सरकार ने इसे पकड़ने के लिए 100 करोड़ से भी ज़्यादा रुपए खर्च कर चुकी थी लेकिन इसे पकड़ नहीं पाई थी। वीरप्पन ने लंबे समय तक जंगलों में राज किया। कहा जाता है कि जंगल उसका घर हुआ करता था। जंगल का कोई भी ऐसा कोना नहीं था जिसे वीरप्पन नहीं जानता था। वो काफ़ी समय तक जंगलों में रहकर पुलिस को चकमा देता रहा लेकिन वीरप्पन जैसे डाकू को पकड़ना पुलिस के लिए भी आसान नहीं था। इसे पकड़ने के लिए बड़ी बड़ी प्लानिंग्स करनी पड़ी, तब जाके ये पुलिस के हाथ लगा। लेकिन पुलिस ने उस वक्त एक भी मौका न गंवाते हुए उस पर लगातार 338 राउंड की फायरिंग की, तब जाके वीरप्पन को पकड़ा जा सका। लेकिन वीरप्पन के डाकू बनने की कहानी साल 1962 से ही शुरू हो चुकी थी जब वो महज 10 साल का था। 10 साल की उम्र में उसने एक तस्कर का कत्ल किया। उसी समय फॉरेस्ट विभाग के 3 अफसरों को भी उसने मार गिराया था। वीरप्पन के गांव वालों के मुताबिक यह एक बहुत ही गरीब परिवार से ताल्लुक़ रखता था। आपको जान के हैरानी होगी कि इसे फॉरेस्ट विभाग के कुछ अफसरों ने ही तस्करी के लिए उकसाया था, लेकिन जब यह स्मगलिंग करके खूब पैसे कमाने लगा तो इसे मारने के चक्कर में अधिकारी इसके पीछे खुद पड़ गए। इसके बाद वीरप्पन अपनी जान बचाने के लिए जंगलों में भाग गया और फिर शुरू हुई एक नई कहानी। जंगलों में रहते रहते इसने 17 साल की उम्र में पहले हाथी को मारा। इसने तकरीबन 2000 हाथियों को मारा और कहा जाता है कि वो हाथियों के सिर के बीचों बीच गोली मारता था और उनके दांतों की स्मगलिंग करता था। इसके अलावा तमिलनाडु और कर्नाटक में पाए जाने वाले बेशकीमती लाल चंदन की लकड़ी की भी स्मगलिंग करता था। चंदन की लकड़ी को काटकर उसकी तस्करी करना उसका खेल था। जब कभी कर्नाटक की पुलिस इसे पकड़ने जाती तो यह भागकर तमिलनाडु के बॉर्डर को क्रॉस कर लेता। इसके बाद पुलिस वाले बॉर्डर के नियमों को मानते हुए बॉर्डर क्रॉस नहीं करते थे और बिल्कुल इसी तरह यह तमिलनाडु के पुलिस के साथ भी करता था। जब भी कोई इसके खिलाफ जाता या इसे पकड़ने की कोशिश करता तो वीरप्पन उसे सीधे मौत के घाट उतार देता था। अब तक इसने करीब 184 लोगों को मार चुका था। इसके अलावा पैसे के लिए ये बड़े बड़े लोगों का भी अपहरण करता था और पैसे न देने पर उन्हें मार देता था। लेकिन इन सब के अलावा वीरप्पन को नाम कमाने का भी शौक था। वो चाहता था कि देश का बच्चा बच्चा उसे जाने और इसलिए एक दिन उसने रजनीकांत जैसे सुपरस्टार को भी किडनैप करने की कोशिश की, लेकिन उसका प्लान फेल हो गया। लेकिन फिर एक बार सन 1997 में कन्नड़ फिल्म के बहुत बड़े सुपरस्टार राजकुमार को किडनैप कर इसी जंगल में आंख पर पट्टी बांधकर घसीटते हुए लाया। और जैसे ही यह न्यूज़ बड़े बड़े मीडिया चैनल्स द्वारा दिखाया गया कि मशहूर सुपरस्टार राजकुमार का वीरप्पन द्वारा अपहरण कर लिया गया तो देश में एक हड़कंप सा मच गया। अब लोग वीरप्पन का नाम जानने लगे और उसकी दहशत लोगों में फैल गई। वीरप्पन ने राजकुमार को छोड़ने के लिए 50 करोड़ की मांग की। सरकार द्वारा उसे पकड़ने के लिए स्पेशल टास्क फोर्स बनाई गई। काफ़ी लंबे समय तक सर्च ऑपरेशन चलाया गया लेकिन वीरप्पन किसी के भी हाथ नहीं लगा क्योंकि जिस जंगल में वीरप्पन रहता था उसे उससे बेहतर और कोई नहीं जानता था। लेकिन वीरप्पन यहाँ भी नहीं रुका और फिर उसने सन 2002 में कर्नाटक के एक मिनिस्टर को किडनैप कर लिया और मांग पूरी न होने के कारण उन्हें मार दिया। उसे पकड़ने में सरकार भी लाचार हो चुकी थी।
सरकार ने वीरप्पन को पकड़ने के लिए 5 करोड़ रुपए का इनाम भी रखा, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ। इसके बाद विजय कुमार को एसटीएफ का चीफ बना दिया गया। जैसे ही विजय कुमार ने एसटीएफ की कमांड संभाली तो उन्होंने वीरप्पन की सारी जानकारी इकट्ठा करना शुरू कर दिया, क्योंकि विजय कुमार को भी ये पता था कि वीरप्पन को पकड़ना इतना आसान नहीं था। इसलिए विजय कुमार ने वीरप्पन की गैंग में अपने आदमी शामिल करने की कोशिश की और वो सफल भी रहे। अब वीरप्पन की गैंग में विजय कुमार के आदमी शामिल हो चुके थे, लेकिन इसकी भनक तक वीरप्पन को नहीं लगी थी। वक्त के साथ वीरप्पन की गैंग के आदमी धीरे धीरे कम होने लगे थे। इसी बीच विजय कुमार को पता चला कि वीरप्पन अपनी बात को पहुंचाने के लिए वीडियो कैमरे की मदद लेता है। वो अपनी वीडियो शूट करवाता था और अपनी बातें दूसरों तक पहुंचाता था। वीरप्पन का एक ऐसा ही वीडियो विजय कुमार के हाथ लगा, जिसे गौर से देखने पर पता चला कि वीरप्पन की एक आंख में कुछ दिक्कत है और वह जल्द ही इसका इलाज कहीं ना कहीं ज़रूर करवाएगा। दरअसल वीरप्पन अपनी एक आंख से बहुत परेशान था और वह इलाज की तरकीब लगा रहा था। इसी बीच जो वीरप्पन की गैंग में विजय कुमार के आदमी शामिल थे, वो वीरप्पन को उकसाने लगे कि यदि जल्दी से उसने अपनी आंख का इलाज नहीं किया तो उसकी आंख खराब हो सकती है। और आखिरकार उस दिन का इंतज़ार खत्म हुआ जिसका एसटीएफ को इंतज़ार था। वीरप्पन को पकड़ने की सारी तैयारी हो चुकी थी। वीरप्पन की गैंग में शामिल विजय कुमार के आदमी ने वीरप्पन को बताया कि सड़क किनारे एम्बुलेंस आएगी और उसे ले जाएगी, लेकिन असलियत में वहां कोई एम्बुलेंस नहीं थी, बल्कि वह पुलिस की गाड़ी थी जिसमें विजय कुमार के ड्राइवर और आदमी थे। वीरप्पन और उसके कुछ साथी जंगल से निकलकर एम्बुलेंस में बैठ गए और एम्बुलेंस चल पड़ी। लेकिन कुछ दूर जाने के बाद एम्बुलेंस के ड्राइवर ने गाड़ी रोक दी और ड्राइवर और पुलिस के आदमी उतर के भाग गए। जहां पर गाड़ी रोकी गई वहां पहले से ही बहुत सारे पुलिस वाले छिपे हुए थे। जैसे ही गाड़ी रुकी, पुलिस वालों ने फायरिंग शुरू कर दी। लगातार 338 राउंड की फायरिंग की गई, लेकिन इसमें से केवल 2 गोली ही वीरप्पन को लगी और इस तरह से वीरप्पन एनकाउंटर में मारा गया। और इसी वीरप्पन डाकू की कहानी से प्रेरित होकर पुष्पा मूवी बनाई गई है, जो आज के समय में सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर मूवी साबित हो रही है और सारे रिकॉर्ड्स तोड़ती जा रही है। दोस्तों, ये वीडियो पसंद आई तो एक लाइक करके कमेंट ज़रूर दीजिएगा और साथ ही चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके दोस्तों से शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।